Vikramas. I am Pooja Singh and I am in front of you to discuss another important topic for your SSC preparation. आपकी SSC की प्रिपरेशन के लिए एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, एक रीजनिंग सब्जेक्ट के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। पर उससे पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अगर अभी तक आपने नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि जो भी अनाउंसमेंट्स, जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस होते हैं वो आपसे मिस ना हो जाए। बाकी एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको अभी बता देती हूँ कि हम डेली शाम को 5:30 बजे लाइव क्लास करंट अफेयर्स की करते हैं। आप आइए, उसको भी ज्वाइन करिए। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके अपकमिंग सीपीयू एग्जाम के लिए या और भी कोई गवर्नमेंट एग्जामिनेशन जहां पर करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, उन सबके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में आप लोग आइए, सेशन को लाइव ज्वाइन करिए। आपकी कोई भी क्वेरीज रहती है तो उसको भी आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको उसी टाइम उसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो आपको आपके क्वेश्चन की क्वेरी के साथ रिवर्ट किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। ये सेशन है हाउ टू गेट मैक्सिमम मार्क्स, ज्यादा से ज्यादा नंबर रीजनिंग में कैसे ला सकते हैं आप एसएससी एग्जामिनेशन में। और मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि ये सिर्फ एसएससी एग्जामिनेशन के लिए नहीं है, किसी भी एग्जाम में अगर रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए। मैक्सिमम मार्क्स से क्या मतलब है? अगर मैं सीपीयू एग्जाम की बात करती हूँ तो अराउंड 50 क्वेश्चंस टू बी प्रिसाइज रीजनिंग के पूछे जाते हैं इस एग्जाम में। ठीक है, अगर आप एक सही स्ट्रैटेजी के साथ, जो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करने वाली हूँ, अगर आप उस स्ट्रैटेजी के साथ इसकी तैयारी को करते हैं तो आई कैन एश्योर यू कि 48, 49 और 50 मार्क्स तक भी आपको मिल सकते हैं। ठीक है, अभी भी स्टिल देयर आर 60 डेज, अराउंड 60 डेज फॉर द एग्जामिनेशन। आप स्ट्रैटेजी के साथ पढ़िए। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आपको मिल जाएंगे, आप उन मोबाइल नंबर्स पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं, डेमो क्लासेस को भी ले सकते हैं। ठीक है, तो पर अगर आप चाहते हैं फ्री में पढ़ाई करना तो भी आप हमारे चैनल के साथ जुड़ करके इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, करंट अफेयर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैक्सिमम नंबर्स में कर सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं सेशन को। रीजनिंग होती क्या है बेसिकली? इट इज अ इंटेलेक्चुअल एबिलिटी और रीजनिंग, ये दो पार्ट इसके आते हैं, जिसमें इंटेलेक्चुअल, जनरल इंटेलेक्चुअल एबिलिटी आपका चेक किया जाता है, आपकी रीजनिंग को चेक किया जाता है। रीजनिंग बेसिकली सब्जेक्ट होता है जहां आपके थॉट प्रोसेस को चेक किया जाता है। अगर मैथमेटिक्स की बात करेंगे तो मैथमेटिक्स इज अ डिफरेंट बट अ स्कोरिंग सब्जेक्ट, जहां पर इस सब्जेक्ट में आपको डिफरेंट फॉर्मूलाज के बेस्ड पर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। लेकिन यहाँ पर कोई सेट पैटर्न, सेट फॉर्मूलाज नहीं होते हैं। एक बेसिक, एक रॉ आइडिया तो आपको हो जाता है, एक रफ हम कह सकते हैं कि फॉर्मूलाज होते हैं, लेकिन कोई एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं होता। ठीक है, बट इट इज अ स्कोरिंग कंपोनेंट। इसमें जो रीजनिंग का पोर्शन होता है, आपको इसमें सॉलिड ग्रास्प चाहिए होती है। ठीक है, एसएससी का एग्जाम होता है, एसएससी का जो रीजनिंग का पोर्शन होता है, आप स्ट्रॉन्ग ग्रास्प अगर सब्जेक्ट पर रखते हैं तो आप फुल मार्क्स भी लेकर आ सकते हैं। और स्ट्रॉन्ग ग्रास्प कैसे होती है, आपकी पकड़ कैसे बनती है सब्जेक्ट के ऊपर? जब आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं, आप रीजनिंग या मैथमेटिक्स या किसी भी आप कंसेप्ट को समझ जाते हैं और उस कंसेप्ट को समझ के आप बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। उससे आपकी किसी भी टॉपिक पर, किसी भी सब्जेक्ट पर आपकी जो पकड़ होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है। एंड इट नॉट ओनली अप्लाइज टू रीजनिंग, किसी भी सब्जेक्ट के साथ अगर आपको उसको परफेक्ट बनाना है तो आपको कंसेप्ट समझने के साथ साथ आपको उसका प्रैक्टिस भी करना होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अब आगे। हाँ, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स होते हैं? एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, सीरीज डिफिकल्टीज, रैंकिंग एलोकेशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। सेटिंग स्ट्रक्चर, कोडिंग, डिकोडिंग, देन यू हैव स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स, डायरेक्शंस, ब्लड रिलेशंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, डाटा सफिशिएंसी, पर्सपेक्टिव्स एंड डायरेक्शन, सेंसरी टेस्ट। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसके क्वेश्चंस आते ही आते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक्स में से आते हैं।
ये वो टॉपिक्स भी हैं जिसके लिए आपको एक अंडरस्टैंडिंग, एक कंसेप्ट को डेवलप करने की, उसको बिल्डअप करने की जरूरत होती है. यू शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर अ स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग टू इरेक्ट. अगर आप चाहते हैं कि आपकी बिल्डिंग मजबूत बने तो आपको उसकी नींव पर भी उतनी ही मजबूती से काम करना पड़ेगा, है ना. तो ये जो कंसेप्ट्स होते हैं, ये जो फॉर्मूलाज होते हैं, ये जो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, इनका जो कंसेप्ट, इनका बेसिक आइडिया जो होता है वो उस बिल्डिंग का फाउंडेशन है. आप जितना प्रैक्टिस करते हैं वो उतना आपका बिल्डिंग को और स्ट्रॉन्ग बनाता जाता है. ठीक है, चलिए. मिरर रिफ्लेक्शंस भी आते हैं, पेपर फोल्डिंग, इस तरीके के टॉपिक्स 3D इमेजेस में आप क्वेश्चंस में देखते हैं. मैंने कुछ क्वेश्चंस भी आपके लिए लगाए हैं. मैं क्लियर कर देती हूँ कि अभी हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे. मैं आपको यहाँ इनको सॉल्व करने का तरीका अभी नहीं बता रही हूँ, बिकॉज दिस सेशन इज जस्ट आपको एनरिच करने के लिए कि आपका अप्रोच क्या होना चाहिए रीजनिंग के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए. पर आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर हम अप्रोच की बात करेंगे तो सबसे पहले हमें क्वेश्चंस का आइडिया होना चाहिए कि क्वेश्चंस किस तरीके के पूछे जाते हैं, क्या क्या टॉपिक्स होते हैं और उन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं. इसीलिए मैंने ये कुछ मॉडल क्वेश्चंस पहले आपके लिए रखे हैं. फिर इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि पहले सालों में, प्रीवियस ईयर में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे. ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को. देयर आर सम बॉयज, कुछ बॉयज है, नंबर नहीं दिया, एंड डॉग्स एट अ प्लेस. एक जगह पे कुछ बॉयज है, कुछ डॉग्स है. इफ द टोटल नंबर ऑफ हेड्स इज 7, सिर कितने हैं? 7. समझना होगा ना कि सब 7 तो सिर टोटल होंगे, डॉग का भी एक सिर है और बॉयज का भी एक सिर है. ठीक है, तो यानी कि दोनों को मिला के कितने लोग हैं? 7. रफ आइडिया दे रही हूँ, एग्जैक्ट सॉल्व करके नहीं बताऊंगी. ठीक है, अगर आपको वो करना है तो आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा. बहुत सारे मॉडल क्वेश्चंस, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेशंस भी आपको मिलते रहते हैं हमारे चैनल पर. ठीक है, चलिए. और टोटल नंबर ऑफ लेग्स 20 है. कितने लोग होंगे? अब आपको यह पता होना चाहिए कि बॉयज के 2 लेग्स है और डॉग के 4 है. इंडिविजुअल कितने हैं? 7. और टोटल लेग्स कितने हैं? 20. तो अब इसको आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना होगा और आपको बताना पड़ेगा कितने बॉयज हैं और कितने डॉग्स हैं. मैंने आपको एक रफ आइडिया दे दिया है कि किस तरीके से डेटा से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आते हैं. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. अगर आप इसको दिमाग लगाकर थोड़ा सा प्रैक्टिस अगर आपने किया होगा तो हार्डली इट विल टेक फ्यू सेकेंड्स. बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, क्योंकि आपको याद रखना है कि टोटल 200 क्वेश्चंस होते हैं और टाइमिंग होता है 120 मिनट्स. तो आपको 200 क्वेश्चंस को 120 मिनट्स में करना है. पहले ही हम बता चुके हैं आपको कि 4 तरीके के आएंगे, जिसमें इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जीएस से रिलेटेड, फिर रीजनिंग और फिर मैथ्स, जिसमें कि एज्यूम किया जाता है कि इंग्लिश और जीएस वाला पोर्शन ऐसा है जहां आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि या तो क्वेश्चन आता होगा या नहीं आता होगा. ठीक है, अगर आपने टॉपिक पढ़ा है, हमारे साथ बहुत सारा प्रैक्टिस किया है, तो जीएस और रीजनिंग, तो जीएस और इंग्लिश दोनों ही आपके लिए बिल्कुल प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा. रीजनिंग को कैसे करना है वो मैं अभी आपको बता रही हूँ. फिर अगले सेशन में हम समझेंगे कि मैथमेटिक्स को कैसे करना है. तो मैं ये सोचती हूँ कि एटलीस्ट आप इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि 50 क्वेश्चंस को करने में आपको 25 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए. ठीक है, इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि एक क्वेश्चन आप आधा मिनट में सॉल्व कर देंगे. मैंने 25 मिनट भी बहुत ज्यादा बताया है आपको, क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ कि जीएस और इंग्लिश ये दोनों आपके 25 मिनट्स में हो जाने चाहिए. फिर रीजनिंग भी आप अगेन अगर आपने अच्छे से किया है तो आप 25 मिनट में रीजनिंग के क्वेश्चंस कर सकते हैं. यानी टोटल मिला के 50 मिनट यहाँ तक हमने यूटिलाइज कर लिए हैं. मिनट से अपने पास 20, तो आपको 70 मिनट्स मिल जाएंगे मैथ्स को करने के लिए, है ना. इसको आप प्लस माइनस 10 मिनट्स कर सकते हैं. ठीक है, यानी कि 1 घंटे में आप मैथ्स, 1 घंटे आप मैथ्स के लिए रखिए और इससे उससे पहले 1 घंटे में आप अपना जीएस, इंग्लिश और रीजनिंग को फिनिश कर लीजिए. अगर आप इस स्ट्रैटेजी के साथ चलेंगे तो आई एम एश्योर यू कि एग्जाम में आपका कोई सा भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा. पर इस एक्यूरेसी, इस स्पीड के लिए जरूरी है कि आपने बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया हो, कंसेप्ट्स आपको बिल्कुल क्लियर हो. ठीक है, चलिए कोशिश करिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, नहीं तो फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन में हम आपको जरूर बताएंगे इसके बारे में. ठीक है, चलिए अब दूसरे तरीके का क्वेश्चन देख लेते हैं. इफ द 5 मेंबर्स ऑफ अ पैनल, एक पैनल है, कोई इंटरव्यू पैनल भी हो सकता है. ठीक है,
सिटिंग इन अ रो, ए जो है वो बी के लेफ्ट में है, सपोज बी यहाँ है तो ये बी का राइट होगा, ये लेफ्ट होगा, तो ए जो है वो बी के लेफ्ट में है ना, बट ऑन द राइट ऑफ सी, लेकिन ये सी के राइट में है ना। डी इज ऑन द राइट ऑफ द बी, डी जो है वो राइट के बी के राइट में है, बट ऑन द लेफ्ट ऑफ ई, ठीक है। फाइंड द मेंबर हु इज सिटिंग इन द मिडल, अगर आपने इसको बना लिया है तो आप आंसर यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। मैं सॉल्व नहीं कराना चाह रही थी, बट ये क्वेश्चन इतना सिंपल था कि हमने इसको बातें करते करते ही सॉल्व कर लिया। तो आपको यही वाला स्पीड, यही वाली एक्यूरेसी आपको अपने कंसेप्ट में, अपने क्वेश्चंस में चाहिए, जहां आप नहीं भी चाह रहे हैं ना कि मैं सॉल्व करूं क्वेश्चन और क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है। चलिए समझते हैं और नेक्स्ट टाइम किस तरीके का क्वेश्चन आता है। देयर आर 5 फ्रेंड्स एस के एम ए आर और एस, ठीक है। ये इतना एस क्या है, के से छोटा है, यानी के जो है वो ये है, एस उससे छोटा है, बट टॉलर देन आर, लेकिन ये आर से टॉलर है, यानी आर इससे भी छोटा है। एम इज द टॉलेस्ट, एम सबसे बड़ा है। ए इज लिटिल शॉर्टर देन के, ए जो है वो के से शॉर्टर है लेकिन एस से थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका ए। Who has 2 persons taller and 2 persons shorter than him? इनमें से कौन सा ऐसा है जिससे 2 लोग बड़े हैं और 2 लोग छोटे हैं? देखिए ये भी बात करते करते हो गया। ए से 2 टॉलर्स हैं, के और एम, और एस और आर 2 छोटे हैं, तो अगेन इसका आंसर हो जाता है डी। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ तक आपको क्वेश्चंस के साथ कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, बस कंसेप्ट दिमाग में आपके क्लियर होना चाहिए, इन इमेजेस को आपको ढंग से समझ के बनाना आना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट चीज बीच में याद आई है, बता देती हूँ, डायरेक्शंस आपको पता होनी चाहिए, नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट, ये डायरेक्शंस का आपको अंदाजा होना चाहिए। आपको लेफ्ट राइट का अंदाजा होना चाहिए, ठीक है, किधर लेफ्ट होता है किधर राइट होता है। अगर इन चीजों के अंदाजे आपको पता होंगे तो ये क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाएंगे आपके लिए, ठीक है। चलिए फिर आता है क्वेश्चन, इफ पेपर इज रिटन एज OZO DQ, ठीक है। क्या है, आपने ये क्वेश्चन इसी तरीके से करना है, आपने लिखा पेपर और नीचे लिख दिया आपने OZO DQ। अब आपको बताना है कि पेंसिल को आप कैसे लिखेंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि आपको एक इनके बीच में रिलेशन निकालना होगा। उसके लिए आपको अल्फाबेट्स आने चाहिए, ABCDEFGHIJKLMNOP। पी के बाद ओ, यानी ओ के बाद पी आ रहा है ना, LMNOP। जेड के बाद ए आ रहा है, एक पीछे जा रहे हैं, ओ के बाद फिर से पी, डी ई और क्यू आर, यानी नीचे जो लिखा है उसका नेक्स्ट अल्फाबेट आना चाहिए। यानी जो आपको क्वेश्चन दिया गया है उसमें से -1 कर दीजिए अल्फाबेट को, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी आपसे क्या पूछा है, पेंसिल, देख लीजिए कौन सा इसमें से सेट बैठेगा। ये तो आएगा ही नहीं क्योंकि हमें पता है कि पी के आगे ओ आ रहा है, ई के बाद डी आ रहा है, ठीक है। तो ये भी चला गया, ये 2 ऑप्शंस हो सकते हैं, ठीक है। अभी NCIL, अब इसमें से दोनों, इनमें से तो कोई भी नहीं है। आप बता दीजिए कि इनसे पहले क्या क्या आता है। सी से पहले क्या आता है, B H K M। तो जरा देख लीजिए किसका आंसर ये है, ODM BHK। ODM क्यों नहीं आया, ये तो मैंने सही किया था, शायद ऑप्शन में कुछ गड़बड़ होगी। इसका आंसर आएगा आपका ODM BHK। ये ऑप्शन हमें चेक करने पड़ेंगे, शायद ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है। पर इस तरीके से आपको एक रिलेशनशिप डेवलप करना होगा कि या तो अल्फाबेट दो छोड़ करके तीसरा है, एक छोड़कर एक करना है, बैकवर्ड में वो जो भी है वो आपको देखना पड़ेगा, है ना। OPDEMNBCHI और K और L, ठीक है। चलिए ये आंसर है इसका करेक्ट, आप इसको ध्यान रख लीजिएगा। एक ऑप्शन अगर हम सपोज मान लेते हैं कि ये डी ऑप्शन है तो ये आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आप देखेंगे। एक और मॉडल क्वेश्चन है,
कि a इज इक्वल टू 1 है तो FAT इज इक्वल टू 27 है, तो फेथ कितना होगा? अगर आप देखेंगे तो a पहला अल्फाबेट होता है, फर्स्ट है, तो उसका नंबर 1 दिया हुआ है। इसी तरीके से FAT, इनको देख लेते हैं। ए आपको पता है 1, आपको इसके लिए क्या करना होगा कि आपको अल्फाबेट्स की नंबरिंग पता होगी। मैं आपको यहाँ बताने के लिए आपको बता रही हूँ। जैसे एफ के लिए ABCDEF, तो एफ क्या है 6 नंबर है। GHIJKLMNOPQRST, तो ये होता है 20th। अब देख लीजिएगा, इनको ऐड कर दीजिए आप, 27 आ गया ना, ठीक है। तो अभी फेथ में आपको क्या करना है, एफ आपको पता है 6 होता है, ये 1 होता है, फिर आई का आप बता दीजिए, T इज 20 और H का देख लीजिए, ये आपका होता है 8 10 30 38 39 40 और T2, ये आपका नंबर आ जाएगा। इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को इन्हें सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो अभी तक आपको कहीं भी लग रहा है कि क्वेश्चंस बहुत टफ है? नहीं लग रहा ना, इसी तरीके के सिंपल क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एक और मॉडल क्वेश्चन मैंने यहाँ डाला है आपके लिए। फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव वर्ड सेलेक्ट द वर्ड व्हिच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर। ये इसमें से मिलाकर के, इन लेटर्स को मिलाकर इसमें से कौन सा वर्ड है जो नहीं बन रहा। आप देख लीजिए, रीजन बन रहा है कि REASON, तो ये तो बनता है। वर्जन VERSION, ये भी बनता है। स्टेशन STATION, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 T है, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही T है, तो नहीं बनता ना। नेशन बन जाएगा NATION, तो यानी ये हमारा राइट आंसर है। ये आपको, इसके लिए आपको मेरे ख्याल से पेन और पेपर की भी जरूरत नहीं है, आप अपने दिमाग में सोच करके इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। पर वो कब पॉसिबल होगा, जब आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। तो अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो मैंने बताया आपको इम्पोर्टेंट है कि आप ये जो अल्फाबेट्स हैं इनके नंबरिंग्स आपको आते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 PQRST 16 17 18 19 20 UVWXYZ, ठीक है। 23 24 25 26 एक मैंने मिस किया है, तो इसकी UVABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। इनके नंबरिंग्स अगर आपको आते होंगे तो इससे पहले वाला क्वेश्चन जो हमने किया था वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आप फौरन लिखेंगे और उसको सॉल्व कर देंगे। तो आपको क्या करना है, आपको एक चार्ट पेपर ले लेना है, अल्फाबेट्स लिखने हैं और उनके नंबरिंग्स लिखनी है। अगर आप दिन में 3 बार 4 बार जब भी आप फ्री हैं उस चार्ट की तरफ देखेंगे तो ये आपको बिना याद करे अपने आप ही याद हो जाएगा कि कौन सा अल्फाबेट किस नंबर पर आता है, ठीक है। चलिए, एक किसी लैंग्वेज में, ये आपका मॉडल नहीं है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना। ये पुराने साल में टियर 1 में ही पूछा गया है। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज बिहोल्ड को लिखते हैं ऐसे, ठीक है, BEHOLD। इसको कैसे लिखा, बी का बी लिख रहा है, DEHL और O। तो इंडीड को ऐसे लिखते हैं, तो फिर कोर्स को कैसे लिखेंगे, ठीक है, INDEED। इंडीड को लिख रहे हैं DDEEIN। तो अब उसके बाद आपसे पूछा है कि कोर्स को आप कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आया हुआ है, तो आप इससे समझ सकते हैं कि किस लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। 2 तरीके के आपको दिया हुआ है, यहाँ से आप इनके एक जनरल आप कर सकते हैं, एक निकाल सकते हैं फॉर्मूला की क्या पूछा गया है इसमें, और फिर जो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है उस टर्म को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। बाकी आप जब हमारे साथ प्रैक्टिस सेशंस को ज्वाइन करेंगे तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको वहां पर कराए जाएंगे। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू थर्ड वर्ड इन द सेम वे एज द सेकंड वर्ड इज रिलेटेड टू फर्स्ट वर्ड।
फर्स्ट वर्ड जिस तरीके से सेकंड वर्ड से रिलेटेड है उसी तरीके से थर्ड वर्ड ऑप्शन में दिए गए किसी चीज से रिलेटेड होगा, ठीक है। द वर्ड मस्ट बी कंसिडर्ड एज मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड। अभी कुछ अगर आपको ऐसा लगता भी है कि मीनिंगफुल नहीं है, तब भी आपको ये मानना है कि मीनिंगफुल वर्ड है एंड मस्ट नॉट बी रिलेटेड टू ईच अदर बेस्ड ऑन द ये लेटर्स, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट, वोवल इस हिसाब से नहीं है, ये मीनिंग के हिसाब से एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे लाइब्रेरी में बुक्स होती हैं, तो म्यूजियम में क्या होता है, आर्टिफैक्ट्स, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, दिस इज नॉट मॉडल बट दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। दिस इज अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। अब ये नंबर सीरीज है, 382, 322, 272, 232, 202। अब बताइए इसके बाद इनमें से कौन सा नंबर आएगा। बहुत सिंपल होती है नंबर सीरीज, मगर सिर्फ उसके लिए सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत होती है। प्रैक्टिस सेशन को ज्वाइन करिए, तब इसको मैं आपको समझाऊंगी, क्योंकि अभी अगर इन सबको हम सॉल्व करने लगे तो हमें ना बहुत टाइम चला जाएगा, ठीक है, और हम अपने मुद्दे से भटक जाएंगे, वो है स्ट्रैटेजी डिस्कस करना, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं कि रीजनिंग का सिलेबस क्या होता है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए टियर 1 में इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जनरल अवेयर्स, हर किसी के 50 क्वेश्चंस आएंगे। और जब आप टियर 2 एग्जामिनेशन में जाएंगे तो वहां पर 3 मॉड्यूल्स होंगे, तीनों में ही इंग्लिश लैंग्वेज, कॉम्प्रिहेंशन, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और कंप्यूटर एक्सपीरियंस आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। ये बात आपको क्लियर होगी। अब वर्बल रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सीरीज, नंबर सीरीज भी हो सकती है, अल्फाबेट सीरीज भी हो सकती है, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिया है, नॉर्थ साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट। फिर रैंक्स की क्लास में किसकी कितनी रैंक रहती है, कितने स्टूडेंट्स होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस। कोडिंग डिकोडिंग जो भी हमने पढ़ा कि दिस वन इज नोन एज दिस थिंग, कि डिकोड को ऐसे लिखते हैं तो इसका क्या आंसर होगा, या फिर एक a इज इक्वल टू 1, फन इज इक्वल टू दिस, तो फायर का क्या होगा, इस तरीके के कोडिंग डिकोडिंग। अरेंजमेंट्स, सिटिंग अरेंजमेंट्स हमने देखा था कि एक लेफ्ट में बैठा है, ये उसके राइट में बैठा है, ये यहाँ पर हो गया, ठीक है। एनालॉगी जो भी हमने क्वेश्चन देखा कि एक म्यूजियम लाइब्रेरी बुक के साथ रिलेटेड है, म्यूजियम जो है वो आर्टिफैक्ट्स के। साइलोजियम, इसके क्वेश्चंस भी हम प्रैक्टिस करेंगे। क्लासिफिकेशन, स्टेटमेंट और कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। नॉन वर्बल, तो अभी तक हमने जितना पढ़ा वो वर्बल थी। नॉन वर्बल में ट्राइंगल्स बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें बहुत सारे ट्राइंगल्स होते हैं और आपको बोलते हैं कि अब इसमें से फिगर में से आप बताओ कि कितने ट्राइंगल्स हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चंस। इमेजेस आ जाती हैं, है ना, जिसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं, जिसमें ये घूम रहा है, अब आपको बताना है कि इसके बाद कौन सा आएगा, है ना, इस तरीके के। पैटर्न कंप्लीशन, पैटर्न कंप्लीशन भी कुछ इसी तरीके का होता है। मिरर इमेजेस, मिरर इमेजेस के क्वेश्चंस आते हैं। फिगर फॉर्मेशन, डाइस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टार मार्क कर लीजिए। रूल डिटेक्शन की, जैसे हमने अभी बताया कि 2 तरीके के आपको अल्फाबेट्स दिए हुए थे, इनको ऐसे कोड किया जाता है तो आप वहां से कॉमन रूल डिराइव करते हैं। फिगर मैट्रिक्स और पेपर फोल्डिंग, ये सारे नॉन वर्बल है, यानी इनको आपको कहीं वर्बली नहीं करना है, इमेजेस आपको दी जाएंगी और उनको वहां से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। कुछ बुक्स मैंने आपके लिए यहाँ पर डाली हैं, जिन बुक्स के साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एनालिटिकल रीजनिंग, MK पांडे, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, RS अग्रवाल। आई होप ये बुक तो ज्यादातर आप लोगों के पास होगी, है ना, ये सब हो जाती है। अगर हिंदी के आप हैं तो किरण पब्लिकेशन की आप वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग ले सकते हैं। इसके अलावा अगर इंग्लिश के लिए चाहिए तो BS सिजवाली और इंदु सिजवाली की अ न्यू अप्रोच टू रीजनिंग वर्बल एंड नॉन वर्बल, ये बुक है। और लॉजिकल और एनालिटिकल, ठीक है, इस रीजनिंग की AK गुप्ता है, ये भी अगेन इंग्लिश की बुक है। ये कुछ वो बुक्स हैं जहां से आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। हर बुक को आपको नहीं लेना है, इसमें से स्टैंडर्ड आप 1 या 2 बुक ले सकते हैं। और मैं तो आपको बोलूंगी कि पहले आप 1 बुक लीजिए, उसमें से अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, और फिर उसके बाद जब आप उसका पूरा आपको लगता है कि आप बहुत सारी प्रैक्टिस इनसे कर चुके हैं, तब आप 1 बुक और सेलेक्ट कर लीजिए, और बस इतना ही आपको करना है। चलिए कुछ अब जनरल टिप्स देख लेते हैं कि किस तरीके से आपको SSC CGL के पेपर को या SSC के किसी भी पेपर में रीजनिंग को प्रिपेयर करना है, ठीक है। चलिए लॉजिकल कंक्लूजन्स और लॉजिकल एप्लीकेशंस पर आपको ध्यान देना है, मतलब कि आपको कंसेप्ट को समझ के, उसके लॉजिक को समझ के, और उसके फिर एप्लीकेशन पार्ट पर आपको काम करना है प्रैक्टिस के थ्रू।
दूसरा, आपको हर क्वेश्चन को थॉरली पढ़ना है। ऐसे नहीं कि अच्छा ये तो मेरे को आता है, ये तो बहुत आसान है, पढ़ लिया। लेकिन आप उसमें क्या करते हैं, अगर आप जल्दबाजी में क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो कोई आप इंपॉर्टेंट चीज को मिस भी कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग से अगर हम यहीं पर हम छोटी छोटी मिस्टेक्स कर देते हैं, पूरा क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। तो तसल्ली से 2 मिनट रुक करके आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन के कीवर्ड्स को मार्क करना है और फिर उसके बाद उसको सॉल्व करना है। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। कुछ जो होते हैं, कुछ सेक्शंस ऐसे होते हैं जो बहुत क्विकली हो जाते हैं। मैंने बोला भी था ना आपको कि कुछ क्वेश्चंस को देख करके लगता है कि नहीं इसको तो हम कर देंगे, बट दोज आर द सेक्शंस व्हिच आर मोर प्रोन टू मिस्टेक्स। वहां पर मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो यू शुड स्ट्राइव टू प्रैक्टिस अ सफिशिएंट नंबर ऑफ इश्यूज राइट अवे सो दैट दे बी क्विकली। अगर आप सिमिलैरिटी देखते हैं, कुछ डिफिकल्टीज वाले क्वेश्चंस होते हैं, कुछ एनालॉजी के क्वेश्चंस होते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको आप इतना प्रैक्टिस कर लेते हैं कि फिर वो देखने से ही सॉल्व हो जाते हैं। इफ अ प्रॉब्लम टेक्स अप दैट मच ऑफ योर प्रेशियस एग्जाम टाइम, अगर आपको लग रहा है कि आप में किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, मैंने जैसे आपको बताया कि 25 to 30 मिनट से ज्यादा रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस को नहीं लगाना है। अगर आपने सफिशिएंट प्रैक्टिस करी है, अगर आप कंसेप्ट को अच्छे से जानते हैं, तो इससे ज्यादा टाइम कैसे भी नहीं लग सकता। ठीक है, लेकिन फिर भी किसी क्वेश्चन में आपको लगता है कि आधा मिनट से ज्यादा लग रहा है, आई टेल यू कि आप उसको स्किप कर दीजिए और नेक्स्ट पर मूव ऑन कर दीजिए। ठीक है, चलिए, और फिर अगर टाइम बचता है तो उस क्वेश्चन को आप बाद में भी कर सकते हैं। एक essential information provided will be used to answer the specific question. Assume नहीं करना है। अगर क्वेश्चन में दिया गया है कि रोज इज अ वेजिटेबल, तो आपको उसी को मान के चलना है। ऐसा वहां आर्ग्यू नहीं करना है कि नहीं नहीं क्वेश्चन ही गलत है, रोज तो एक फ्लावर होता है, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन में अपने आप ही लिखा है कि इट्स एन अजम्पशन। आपको खुद से एज्यूम नहीं करना है, जो क्वेश्चन में लिखा है उसी को फॉलो करके आपको आगे चलना है। ठीक है, सीरीज के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मैंने पहले भी बताया, अल्फाबेट्स और नंबर दोनों सीरीज। तो आपको उन दोनों के लिए अच्छे से प्रैक्टिस करना है, रश थ्रू नहीं करना है, जल्दबाजी में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करना है, सोच समझ के कंसेप्ट को ढंग से लगाते हुए ही आपको करना है। ठीक है, तो हमने आज जितना भी करा उसको अगर मैं सम अप कर दूं तो आपको सिर्फ 2-3 चीजों को याद रखना है। एक तो आपको अपने कंसेप्ट बिल्डिंग पर ध्यान देना है। ठीक है, कंसेप्ट को आपको ढंग से बिल्ड करके चलना है। फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस में भी पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, फिर उसके बाद आपको एमसीक्यूज को करना है। और तीसरा, आपको अप्लाई करके देखना है नॉलेज को कैसे, मॉक पेपर्स की हेल्प से। और चौथा, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी प्रिपरेशन को 100% और बिल्कुल अच्छे तरीके से कर सके, तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बार बार मैं आपको यही याद दिला रही हूँ कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद हमारे साथ जुड़कर आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। हमारे कुछ कोर्सेज भी हैं जो नीचे नंबर्स दिए गए हैं, उन नंबर्स पे कॉल करके आप उन कोर्सेज के बारे में भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और पूरी होलिस्टिक तैयारी विद प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर मटेरियल एंड प्रॉपर प्रैक्टिस आप हमारे साथ जुड़कर कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये सेशन आपके लिए काफी यूजफुल रहा होगा। मैंने जो भी चीजें आपको बताई है उनको ढंग से ध्यान रख करके अपने प्रैक्टिस को, अपने पेपर को तैयार करिए। ठीक है, तो आई सी यू अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन प्लीज टेक केयर, हैव अ गुड डे, practice more, keep revising, and I'll see you. Thank you, take care, bye bye.